Hello viewers, welcome in this video. In this video, we are going to discuss the topic French society during the late 18th century. The topic, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. दिस टॉपिक बिलोंग टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. चलिए देखते हैं हम लोग. 1917 में लुइस 16 जो कि वॉन फैमिली का था, वो जो है फ्रांस का राजा बना. जब वो राजा बना मात्र 20 साल का था और उसका जो है मैरिज हुआ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटोनेट्स के साथ. जैसे ही वो राजा बना, किंग बना, तो उसने देखा क्या, पूरा का पूरा फ्रांस का जो खजाना था वो पूरा खाली था. और खजाना खाली होने का रीजन क्या था, तो बहुत लंबे समय तक जो है फ्रांस लड़ाई में इन्वॉल्व रहा था, जिसकी वजह से जो फ्रांस का पूरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो खत्म हो चुका था. और इसमें जो है जो बारसाई पैलेस का बहुत ज्यादा जो खर्च था, उसने जो है कॉस्ट को और बढ़ा दिया था. मतलब खजाना खाली करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल था. लुइस 16 के अंडर में ही जो है अमेरिका के 13 कॉलोनीज को जो है इंडिपेंडेंट करने में जो है फ्रांस ने हेल्प किया था. किससे? ब्रिटेन से. एक्चुअली फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो है हमेशा कॉमन एनिमी वाला जो है रिलेशनशिप रहा है. और अमेरिका जो है ब्रिटेन के अंडर में था. जब अमेरिका अपना इंडिपेंडेंट वार लड़ रहा था तो फ्रांस ने ही जो है अमेरिका को हेल्प किया था. इस लड़ाई की वजह से जो है लगभग 1 बिलियन लिब्रे का जो है खर्च पड़ गया था. और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है 2 बिलियन लिब्रे में कन्वर्ट हो गया. बिलियन लिब्रे इज करेंसी ऑफ फ्रांस. लेंडर्स जिन्होंने स्टेट को क्रेडिट दिया था वो अब लगभग 10% का चार्ज लेने लगे थे. और अब फ्रेंच गवर्नमेंट को जो है अपने इनकम का जो है बहुत बड़ा परसेंटेज जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट में देना पड़ रहा था. जो 10% का चार्ज लग रहा था उसी में देना पड़ रहा था. ऊपर से जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जो रोज के खर्चे थे, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ आर्मी को मेंटेन करने में जो खर्चे होते हैं, कोर्ट को मेंटेन करने के खर्चे, गवर्नमेंट को चलाने के खर्चे, ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी, इन सब ने जो है धीरे धीरे जो है स्टेट के जो खजाना था उसको खाली करने का काम किया. अब ये ऑब्लाइज हो गया कि वहां पे टैक्स को बढ़ाना ही पड़ेगा. आपको पता है कि इनकम का जो सोर्स होता है वो टैक्स ही होता है. जब तक टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा तो इनकम स्टेट का नहीं बढ़ेगा. लेकिन टैक्स बढ़ाना ही काफी नहीं था. क्यों? एक्चुअली फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी की थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट क्लर्गी था, जिसमें किंग आता था और उसकी पूरी फैमिली आती थी. सेकेंड स्टेट में जो है नोबिलिटी आता था. और थर्ड स्टेट था जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स आते थे. ये अप में थे इस लेयर में. पीजेंट्स, आर्टिसंस, और सबसे लास्ट में थे स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबरर और सर्वेंट. अब इसमें क्या था कि क्लर्गी को और नोबिलिटी को, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को जो है बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था. उनको ना तो कोई टैक्स देना होता था और ना ही तो उनको जो है किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. टोटल का टोटल टैक्स जो है वो थर्ड स्टेट देता था. और ये थर्ड स्टेट जो है वहां का वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत बर्डन उठा रहा था और वो और ज्यादा बर्डन उठाने की कैपेसिटी में नहीं था. एक्चुअली उस समय जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम, जो कि बहुत पुराना सिस्टम था, मिडिल एज से ही चला रहा था, उसका एक पार्ट था. इसमें जो है ओल्ड रिज्मी एक वर्ड डिस्क्राइब किया गया है जो कि 1789 से पहले जो फ्रांस में पूरा इंस्टीट्यूशन या जो सोसाइटी था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओल्ड रिज्मी वर्ड. सो जो स्टेट थे फ्रेंच सोसाइटी के वो 3 लेयर में ऑर्गेनाइज थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट. पीजेंट्स जो कि ज्यादातर पॉपुलेशन का पार्ट थे, लगभग 90% जो है इन्हीं का पॉपुलेशन था. लेकिन उनके पास जो लैंड था कल्टीवेट करने के लिए वो बहुत कम था, थोड़ा लैंड था. और जो 60% लैंड का पार्ट था वो नोबल्स, चर्च या जो दूसरे रिचर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनके पास था. मतलब जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है उनके पास कम जमीन है और जिनका नंबर कम है उनके पास जो है मैक्सिमम जमीन है. जो फर्स्ट 2 स्टेट था क्लर्गी और नोबिलिटी, वो प्रिविलेज कोई एंजॉय करता था बाय बर्थ, इसलिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होती थी. और जो ज्यादातर टैक्सेस थे वो केवल और केवल जो है वो थर्ड स्टेट से आते थे. नोबेल को जो है फेडरल प्रिविलेज मिला हुआ था, नोबल्स को. और इसमें
फेडरल ड्यूज जिसमें जो है वो पीजेंट से लिया करते थे, मतलब जो नोबल सेकेंड स्टेट था वो केवल प्रिविलेज एंजॉय नहीं करता था, वो टैक्सेस भी लेता था जो डायरेक्टली पीजेंट से लिया करता था। और पीजेंट्स को क्या क्या करना पड़ता था, तो पीजेंट्स को जो है टैक्स तो देना ही पड़ता था, लैंडलॉर्ड्स जितने थे उनका अलग से सर्विस भी करना पड़ता था, जैसे उनके घर में काम करना, उनके फील्ड में काम करना। उसके बाद स्टेट के लिए क्या करना पड़ता, तो आर्मी में काम करना, रोड बिल्डिंग में काम करना, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा काम थे उसमें भी उनको काम करने होते थे। चर्च भी जो है अपना टैक्स लेता था, उसका भी टैक्स का एक पार्ट होता था जिसको टाइड बोला जाता था। टाइड जो टैक्स जो है पीजेंट से चर्च लेता था उसको बोलते थे। और ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट जो कि टैक्स देते थे सबके सब। इसके अलावा एक और टैक्स था जिसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता था, जिसको टाइल बोला जाता था। ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, मतलब ये टैक्स जाता था किंग के पास। इसके बाद जो है हर जो आर्टिकल्स होता था जिसमें लोग रोज जो सामान इस्तेमाल करते थे उसमें भी जो है टैक्स लगता था, जिसमें जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, और भी जो चीजें उस पर भी टैक्स लगा होता था। इस तरह से जो पूरा फाइनेंशियल बर्डन था वो केवल और केवल जो है थर्ड स्टेट के द्वारा उठाया जाता था। वो अकेले पड़ जाता था पूरा बर्डन उठाने में, जबकि उनके पास रिसोर्सेस कम थे, उसको जो है ज्यादा का ज्यादा जो है टैक्स देना होता था। यहाँ न्यू वर्ड्स है कुछ, आप इसको देख लीजिए। ये लिब्रे क्या है, तो ये फ्रांस की करेंसी है जो कि डिसकंटिन्यू हो गई थी 1794 के बाद। क्लर्गी वो ग्रुप जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन चर्च से रिलेटेड है। एक्चुअली जो किंग होता था उसकी रॉयल फैमिली होती थी, उन लोगों को क्लर्गी बोला जाता था। टाइड ए टैक्स जो कि चर्च के थ्रू लिया जाता था, और टाइल एक टैक्स जो कि स्टेट के थ्रू लिया जाता था। नाउ राइट सम क्वेश्चंस विथ आंसर एंड गिव मी इन कमेंट। थैंक यू।